नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द हिंदी क्लासेस में। आज हम कक्षा 9 का स्पर्श का चैप्टर नंबर 4 वैज्ञानिक चेतना के वाहक सीवी रमन, जिनको हम चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो है धीरंजन मालवीय। धीरंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले के डुबरावा गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ था। ये एमए, एससी, एमबीए और एलएलबी हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े हुए मालवीय अभी वैज्ञानिक जानकारी के द्वारा लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान की जानकारी देते रहते हैं। तो मालवीय जी ने प्रस्तुत जो पाठ है वैज्ञानिक चेतना के वाहन रामन में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्ष में जीवन का चित्रण किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को सबसे पहले 1930 में, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तभी उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साइंस के क्षेत्र में, है ना। तो जो सीवी रमन जी थे वो बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे। कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। तो उनके अंदर शुरू से ही एक बहुत ही अच्छी प्रतिभा थी। श्री चंद्रशेखर जी 11 वर्ष की उम्र में मैट्रिक विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए और प्रथम श्रेणी में एमए करने के पश्चात महज 18 वर्ष की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। 18 वर्ष की उम्र में जब लोग बाग 12th पास करते हैं, उस समय उनको एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स के रूप में फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई थी। श्री चंद्रशेखर जी प्रतिभा से इनके अध्यापक एवं अभिभूत थे। मतलब उनके जो टीचर्स थे वो भी उनके साथ बहुत इम्प्रेस रहते थे। उनकी प्रतिभा की वजह से, उनके जो काम करने का तरीका था, जो उनकी योग्यता है उनके अंदर, उससे वो काफ़ी इम्प्रेस रहते थे। एक मेधावी छात्र से एक महान वैज्ञानिक बनने तक की रामन की संघर्ष में जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह पाठ बखूबी कराता है कि वो किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को, वो कोई बहुत ज़्यादा रईस नहीं थे कि उनको बहुत ज़्यादा एक अनुकूल माहौल मिला हो या फिर उनके उस तरह से उनको प्रेशर किया हो। देखिए, जैसे जिसके अंदर जो व्यक्तित्व होता है ना, वो बचपन से दिखता है कि बंदा किस व्यक्तित्व का प्राणी है, वह व्यक्तित्व ही उसको आगे लेके जाता है। तो उनके अंदर एक जो उनका आईक्यू लेवल था, जिस तरह से हमने देखा 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कितनी सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली थी, तो उससे लगता है कि उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा रहा होगा। एक नेचुरल, जिसको हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड बंदे थे वो, इसी वजह से उनको इतना ज़्यादा सम्मान मिला। तो प्रस्तुत पाठ के अनुसार आगे लेखक कहते हैं कि सन 1921 की बात है। एक बार श्री चंद्रशेखर समुद्री यात्रा पर थे। मतलब उनको, अब हम देखेंगे कि उनको किस लिए 1930 में पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार क्या मिला था, क्या उनकी खास उपलब्धि थी जिसकी वजह से उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इस नोबेल पुरस्कार ने इनको विश्व में पूरा जो ख्याति प्राप्त की थी उन्होंने, इसी अपनी योग्यता की वजह से, इस पुरस्कार की वजह से। बाकी उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए थे, है ना। तो इन्हीं सब के बारे में लेखक ने हमें समझाया। जैसे आप चित्र देख पा रहे हैं सीवी रमन जी का। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम देखते हैं और आगे पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया था। तो आगे लेखक कहते हैं कि यही जो उनकी जो प्रकृति है, तब श्री चंद्रशेखर जी को एक बार क्या हुआ था कि चंद्रशेखर जी जहाज़ के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को देखने, डेक मतलब जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहाँ से समुद्र को देख रहे थे। प्रकृति को प्यार भरी नज़रों से देखना अच्छा लगता था उनको। उनके अंदर एक मजबूत जिज्ञासा थी। आगे लेखक कहते हैं कि यही जिज्ञासा के कारण उनके मन में प्रश्न उठा कि आखिर समुद्र का नल रंग नीला ही क्यों है, काला, पीला, हरा, गुलाबी क्यों नहीं है, कुछ और क्यों नहीं है।
श्री चंद्रशेखर उक्त सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। तत्पश्चात अपने मन में उठे सवालों का जवाब ढूंढते ही वे दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। जो जिससे कि हम चैप्टर के नाम से मालूम कर रहा है कि वैज्ञानिक चेतना के आधार, मतलब उनके अंदर ही वैज्ञानिक चेतना थी। कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा काम ऐसे नहीं कर सकता है। वो वैज्ञानिक जो साइंटिफिक जो उनका नज़रिया होता है ना, वो अलग तरह के बंदे होते हैं। उनके अंदर सवालों की लड़ियाँ लगी होती है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों हो रहा है, वह क्यों हो रहा है। तो इन्हीं सवालों की वजह से उनको हर चीज़ में क्यूरियोसिटी होती थी कि ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। तो उन्होंने फिर ये सवाल ढूंढा कि इनके मन में सवाल आया कि नीला क्यों है पानी का रंग। उसी का जवाब वो ढूंढने में लग गए। आगे प्रस्तुत पाठ के अनुसार श्री चंद्रशेखर का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। लेखक कहते हैं कि रामन मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। श्री चंद्रशेखर के पिता चंद्रशेखर को बचपन में ही गणित और फिजिक्स पढ़ाते थे। तो उनकी नींव किसने रखी? पढ़ाई की नींव उनके पिता ने उनके अंदर रखी थी। लेखक कहते हैं कि चंद्रशेखर अपने कॉलेज के समय से ही अनुसंधान के कार्यों में दिलचस्पी लेने लगे थे। उनको बचपन से इन सब चीज़ों का शौक़ था, साइंटिफिक रिसर्च का। श्री चंद्रशेखर की इच्छा तो थी कि वे अपना सारा जीवन अनुसंधान के कामों को ही समर्पित कर दें, लेकिन उन दिनों अनुसंधान के कार्यों को पूरे समय के कैरियर के रूप में तेज बुद्धि वालों में अपनाने की कोई ख़ास व्यवस्था नहीं थी। मतलब उस समय उनकी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी कि अगर आप शोध को ही अपना करियर बनाना चाहो तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती थी। ये कब की बात हो रही है? हमारी आज़ादी से पहले की बात हो रही है। तो लेकिन जीविका के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं। तो शोध उनका चलता रहा था साइड बाय साइड, क्योंकि वो उनका शौक़ था। उन्होंने अपने शौक़ को ख़त्म नहीं किया, मतलब वो अर्निंग्स भी करने लगे थे। तो तत्पश्चात श्री चंद्रशेखर भारत सरकार के आय व्यय से संबंधित विभाग में अफसर बन गए। फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो ऑफिसर बन गए। लेकिन उनका इंटरेस्ट किस में था? साइंस में था। जहाँ इंटरेस्ट था वहीं उनका मन जाता था। काम तो करते थे, काम तो करना पड़ता है ना पैसे के लिए, लेकिन उनका इंटरेस्ट मेन किस में था? साइंस में था, भौतिकी विज्ञान में था। आगे लेखक कहते हैं कि श्री चंद्रशेखर ने नौकरी करते हुए भी अपने स्वभाव के अनुकूल अनुसंधान कार्यों में रुचि लेते रहे। लेखक कहते हैं कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन परिश्रम और लगन के बाद खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना था। वैज्ञानिक चेतना का विकास करना मतलब लोग तथ्यों को साइंटिफिक तरीके से सोचें। पानी नीला क्यों है, आग क्यों जलती है, मोमबत्ती जला रहे हैं तो मोमबत्ती क्यों जल रही है, हवा कैसे आ रही है, उसको एक जो हमारा पुराना सोचने का तरीका है हम अपनी सोच को कुछ ऊपर लेकर जाएं, नॉर्मल तरीके से ना सोचकर अपने नज़रिए को साइंटिफिक बनाएं, है ना। तो लेखक कहते हैं कि मुखर्जी महोदय ने श्री चंद्रशेखर के समक्ष प्रस्ताव रखा कि सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर ले। तो जो प्रोफेसर थे कलकत्ता विश्वविद्यालय के मुखर्जी जी, उन्होंने कहा था कि आप ये नौकरी छोड़ दो, आप क्या करो, प्रोफेसर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लो ताकि और लोगों को शिक्षित कर सको। श्री चंद्रशेखर के लिए यह कठिन निर्णय था, क्योंकि लेखक के अनुसार उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थी। गवर्नमेंट सर्वेंट थे, फैसिलिटीज़ अच्छी थी, एक समाज में मान और शान थी। तो उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि मैं क्या करूं। आगे प्रस्तुत पाठ के अनुसार श्री चंद्रशेखर ने साहसिक कदम उठाते हुए सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़कर 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। फिर उन्होंने अपने मन की बात सुनी, दिमाग की नहीं सुनी, दिल का फैसला लिया, दिमाग से नहीं लिया कि मेरे को जहाँ शौक़ है, जहाँ मैं जो करना चाहता हूँ उस तरफ उन्होंने रास्ता चुना कि मुझे विश्वविद्यालय की नौकरी करनी है। आगे प्रस्तुत पाठ के अनुसार लेखक कहते हैं कि श्री चंद्रशेखर की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज आसान हो गया। इससे पहले उक्त काम के लिए अवरक्त स्पेक्ट्रम विज्ञान का सहारा लिया जाता था।
जो कि पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं था, उसमें गलतियां होने की बहुत संभावना रहती थी। लेकिन जब रमन जी ने वो शोध किया और उसके बाद निष्कर्ष निकाले तो उनकी अणु और परमाणुओं की जो अध्ययन था वो सहज हो गया। श्री चंद्रशेखर की खोज एक तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक सही जानकारी देती है। मतलब जो उनकी भौतिकी के क्षेत्र में जो उन्होंने खोज की थी वह एक बहुत अच्छी खोज थी। इससे साइंटिस्टों को अच्छे रिजल्ट मिलने लगे और उनका जो काम था वो आसान हो गया। रामन प्रभाव की खोज ने श्री रामन को विश्व के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की पंक्ति में प्रतिष्ठा के साथ खड़ा कर दिया था। परिणाम स्वरूप श्री चंद्रशेखर को सन 1954 में देश के सबसे बड़े व उच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह पूरे देश के लिए एक बहुत ही गौरव की बात थी कि भारत से एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को इस काम के लिए चुना गया है ना। तो दोस्तों हमने देखा कि उनके अंदर प्रतिभा थी, प्रतिभा को एक माहौल मिला, माहौल के बाद उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और इस तरह से वो एक बहुत अच्छे पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा एक शून्य रखा। इतना फेमस होने के बाद भी, नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद भी उन्होंने अपने आप को भारतीय ही रखा, अपने आप को चेंज नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे। मतलब उनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिली लेकिन वो उड़े नहीं, डाउन टू अर्थ थे। अभी भी वो अपने संयम से जीवन जी रहे थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्कॉटलैंड गए तो वहाँ उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आधारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों, मतलब वो अल्कोहल क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अपनी खोज के जरिए तो बता दिया कि अल्कोहल का रंग चेंज होता है या जो भी है, लेकिन वो ले क्यों नहीं रहे। रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। वो सिर्फ यही नहीं कि अपने शोध में बिजी रहते थे, अपनी पढ़ाई में बिजी रहते थे, नहीं, वो चाहते थे कि सब तरफ एक वैज्ञानिक चेतना आए, लोगों के अंदर सोचने का तरीका बदले, लोगों का नज़रिया बदले। उस तरह से उनको ये इच्छा थी। इसीलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की जो बेंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर है। तो बाद में उन्होंने एक शोध संस्थान जहाँ रिसर्च होती थी, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको याद रखना, इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। भौतिक शास्त्र के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफ़ी अच्छा काम किया। उन्हीं में एक छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। वो शोध भी लिखते थे, टीचर भी थे, अपना भी काम करते थे। मतलब वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थी। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया। उनकी मृत्यु 21 नवंबर 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रामन थे वो वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि को साक्षात प्रतिमूर्त थे। उन्होंने न सिर्फ अपने अंदर वैज्ञानिक चेतना को छुपा के नहीं रखा, बल्कि जो उनके पास था वह पूरे संसार को, मतलब जो भी उनके कांटेक्ट में आते थे, जहाँ तक वो कर सकते थे लोगों की भलाई, वो सारे प्रयास किए उन्होंने हमें हमेशा ही ये संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें।
तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले कि किस तरह से आवाज़ आती है जब कोई हम संगीत बजाते हैं, चाहे वो सितार हो, वायलिन हो, तो उसमें से कंपन, जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं, वो कैसे आती है। तो इसकी भी उन्होंने खोज की कि चीज़ों को देखने का नज़रिया हम बदलें, अपने जो सोचने की तरीका है उसको ऊपर लेकर जाएं। तभी तो उन्होंने संगीत के सुरतल और प्रकाश की किरणों को आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं। ज़रूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की। तो इस चैप्टर के माध्यम से जो हमारे लेखक है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने सोचने का तरीका चेंज करना चाहिए, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, और उनका समाधान, कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान एक अच्छी सोच के ज़रिए निकाल देना चाहिए। पुरानी सोचों को तोड़ करके एक वैज्ञानिक सोच पैदा करनी चाहिए हमें अपने अंदर। ओके दोस्तों, तो आइए अब इसके प्रश्न अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। मौखिक है ये। रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? जैसा कि हमने पढ़ा था चैप्टर में, वो प्रकृति प्रेमी थे, तो उसके अलावा और क्या थे वो? तो हमने देखा कि प्रकृति प्रेमी के अलावा एक उत्तम वैज्ञानिक होने की जिज्ञासा से भरे हुए थे वो। समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी 2 जिज्ञासाएं उठी? तो जैसा कि हमने देखा था ऊपर, प्रस्तुत पाठ के अनुसार समुद्र को देखकर रामन के मन में 2 जिज्ञासाएं उठी कि समुद्र के पानी का रंग नीला ही क्यों है, कोई और रंग क्यों नहीं होता है। रामन के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त नींव डाली? तो प्रस्तुत पाठ के अनुसार तो उनके पिता जो थे वो भौतिकी और गणित विषय के बारे में उनको शुरू से ही समझाते थे और उनको पढ़ने की उन्होंने इसके अंदर नींव डाली थी। वाद्य यंत्रों की ध्वनि के अध्ययन के द्वारा रामन क्या करना चाहते थे? वो जानना चाहते थे कि वाद्य यंत्रों में से आवाज़ कैसे आती है, कंपन का क्या आधार होता है, और इसी के क्षेत्र में उन्होंने खोज की थी। सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की क्या भावना थी? देखिए, सरकारी नौकरी तो उन्होंने जीविका यापन के लिए की थी, लेकिन जो उनका अंदर से जो उनकी जो इंटरेस्ट था वो तो हमने देखा कि साइंस के लिए ही था, तो इसीलिए उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी एक्सेप्ट कर ली थी। रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोले ले रहा था? रामन प्रभाव जो हमने पढ़ा था कि प्रकाश की किरणें किसी चीज़ से जब निकलती हैं तो उसका रंग परिवर्तित होता है न्यूट्रॉन के द्वारा, नीला, पीला, आसमानी, बैंगनी। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश की होती है। बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी इस वर्ण में आता है। तो उनकी खोज के पीछे ये था कि नीला ही क्यों होता है पानी का रंग, दूसरा क्यों नहीं होता है। प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया था? रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बनाया था?